हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसे एक एक क्वेश्चन को आप लोग इसे लिख कर इसे याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। आपका क्वेश्चन 36 से आज बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो यदि हमारे देखे होंगे 1 से 35 वीडियो यानी इसमें बना दिए हैं 135 क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं 36 से लेकर आज 50 तक बताने वाले। तो ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर यानी टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइएगा कि किसी भी वस्तु से टकराकर यानी लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो जाएगा ना, एक के बेर में याद हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है का कि अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रमुख यानी विशेषता क्या है। तो बताइएगा, आंसर लिखिएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होगा। क्या होगा जी, वास्तविक और आभासी होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष यानी अक्ष से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है जी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को यानी मिलने वाली सरल रेखा को दर्पण या प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताएंगे, आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण से किसे कहते हैं यानी गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए अब बताएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं जी, तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है यानी बाहरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर सतह से होता है यानी भीतर सतह से होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। भीतर जब कहेगा तो आपको उत्तल दर्पण कहना होगा और बाहरी सतह से कहेगा जी तो आपको उत्तल दर्पण कहेगा, ठीक है। तो अब समझ गए ना, अवतल और उत्तल दर्पण में समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं क्वेश्चन, आगे की दुनिया में बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कह रहा है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो बताइएगा r बराबर 32 cm है जी। बताइएगा -32 cm, तो f बराबर क्या होता है जी, फोकस दूरी बराबर r/2, तो -32/2 तो कितने होगा 16, -16 आंसर। समझ गए ना। तो यानी फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा आपका, -16 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है। इसका कहना है जी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के फोकस दूरी में यानी फोकसांतर में इसका क्या अंतर है। तो बताइए, पहला पॉइंट आप देखेंगे कि अवतल दर्पण
का फोकस वास्तविक और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक एवं फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 44 नंबर, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक सतह को क्षेत्र को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। बताइए अगला नंबर, छाया किसे कहते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे वस्तु का छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? वस्तु का छाया कहते हैं। अपार वस्तु यानी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो फिर प्रकाश के पड़ने के विपरीत और अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम वस्तु का छाया कहते हैं। समझ गए ना? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं जी? बताइए, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु से यानी आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका कहलाम है, जिस बिंदु पर अपवर्तन यानी परावर्तन और अपवर्तन के बाद मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है या पता चलता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? बहुत अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है जी? नियम लिखना है। तो बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं कि क्या है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन भी कह दिया जाए आप लोगों को बीच, तो 2 ही नियम होते हैं, उसका भी 2 ही नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो है वो कौन कौन है, और दोनों का नाम बताएंगे। ठीक है, तो एक जो है परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, और दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है, तो एक जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है जी? एक ही समतल में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर बताइएगा, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण जो है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो देखिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच होता है तो दर्पण में चेहरा बड़ा, सीधा और तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का ही हजाम उपयोग करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कड़वा क्वेश्चन है, 49 नंबर। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति का विशेषताएं लिखिए, यानी लिखें। तो जानेंगे सबसे पहले आंसर लिखिएगा, प्रकाश की प्रकृति की विशेषताएं निम्न है, यानी निम्न है या निम्नलिखित है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक में जो है प्रकाश का निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, दूसरा है इसकी चाल माध्यम की प्रकृति पर आधारित होती है। तीसरा है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विविकीकरण यानी विमुखीकरण है। ठीक है, 50 में है उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कड़वा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा
कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यद्यपि वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, कठिनाई लेने की कोई बात नहीं, और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इससे अगले वीडियो में आप लोगों को भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को भी इतना ही, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर